अब हमारे पास सौर परिवार के ग्रहों के बाद क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है पहले हमें जान लें कि क्षुद्र ग्रह बनते कैसे हैं, ये है कहाँ और इसकी भूमिका क्या है। तो क्षुद्र ग्रह सामान्य यह कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में निरंतर परिक्रमण और परिभ्रमण करने वाले आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में। लेकिन ये आकाशीय पिंडों का मलबा है, आकाशीय पिंडों का अवशेष है कि जो संयुक्त होकर के मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में निरंतर परिक्रमण और परिभ्रमण कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह कभी कभी जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है कि जब भी वो कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर टकराता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, तो वो किसी पृष्ठ पर जहां टकराता है वहां विशाल खड्डा बना देता है, विशाल खाई बना देता है। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील, ऐसा ही एक ग्रह है, यानी महाराष्ट्र में जो लोनार झील बनी हुई है वो एक विशाल खड्डा बना, वो क्षुद्र ग्रह की वजह से बना और वो वर्तमान में वहां पानी भर गया, वो झील बन गया। फोरबेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, एक महत्वपूर्ण हो गया। और सर्वप्रथम खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सिरस। तो सिरस हो गया, फोरबेस्टा हो गया, ऐसे असंख्य आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में है और वो लगातार अपने स्वयं की परिभ्रमण कर रहे हैं और सूर्य का परिक्रमण भी कर रहे हैं। अब है धूमकेतु यानी कॉमेट। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि धूमकेतु होते क्या है, तो गैस और धूल, आकाशीय हिमानी, आकाशीय गैस, आकाशीय धूल, इस सबका संयुक्त प्रभाव है धूमकेतु। अब धूमकेतु होता क्या है कि एक लंबी पूंछ की श्रृंखला जो लगभग 76 वर्ष की अवधि में विकसित होकर के सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर के सूर्य के केंद्र की ओर गतिमान होते हैं। लेकिन होता यह है कि जैसे जैसे वो 76 वर्ष के अवधि में अपना पूरा निर्माण किया, आकाशीय हिमानी है, धूल है, गैसें हैं, संयुक्त होकर के सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर के सूर्य की ओर केंद्राभिमुख हुए, सूर्य की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे सूर्य के निकट पहुंचे वैसे ही सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के प्रभाव से ये स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो देखिएगा कि धूमकेतु गैस और धूल के संग्रह जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। बड़ी बात है, सामान्य तो धूमकेतु पूंछ विहीन होता है, परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करते हैं जो इस तारे की पूंछ का निर्माण कर देता है, इस आकाशीय पिंड की पूंछ का निर्माण। और इसी कारण इस धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसकी पूंछ सूर्य से दूर स्थित होती है, सूर्य से दूर स्थित होती है। और बड़ी बात है कि हेली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखा गया, 1986 में, और अगली बार जब इसका दर्शन होगा तो 86 में 76 प्लस करके 2062 में यह दिखाई देगा। और इसका परिक्रमण पथ दीर्घ वृत्ताकार पथ सुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु जुलाई 1994 में बृहस्पति तक टकराया था और धूमकेतु की खोज एडमंड हियक नाम के भूवैज्ञानिक ने की। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड पर। उल्कापिंड यानी मेटोर क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण उल्कापिंड होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी जितने आकाशीय पिंड हैं उसके अवशेष के अलावा क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, उसका अवशेष और धूमकेतु के द्वारा छोड़ा गया धूल के कण, इस सब का संयुक्त रूप होता है उल्कापिंड। अब ये उल्कापिंड जो है जैसे धरती पर टकराना चाहते हैं, धरती में प्रविष्ट होना चाहते हैं, तो जैसे धरती के बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और उसके बाद जैसे क्षोभ मंडल में प्रवेश हुए, लेकिन जैसे क्षोभ मंडल में आए तो क्षोभ मंडल में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड, इसकी वजह से ये स्वतः ये उल्कापिंड नष्ट जाते हैं। उल्कापिंड जैसे पृथ्वी में प्रवेश करना चाहती हैं और पृथ्वी के सबसे निकटतम जो उसका वायुमंडलीय परत है, क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, उसमें अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक, क्योंकि चक्रवात भी वही है, प्रतिचक्रवात भी वही है, भंवर धाराएं भी वही है,
अत्यधिक गर्मी के प्रभाव उसी की वजह से, अत्यधिक शीत का प्रभाव उसी की वजह से, उसकी वजह से उल्का पिंड भी डिके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते जलने लगती हैं और वे ये पिंड टूटते तारे जैसे लगते हैं, जिससे उल्कापात या उल्कापात हो रहा है, पिंड टूट रहे हैं, उल्का पूरी तरह नहीं जल पाते और पृथ्वी के धरातल आकर गिर जाते हैं, उल्कापात या उल्का पिंड कहा जाता है। अब हम प्रवेश करें साहब चंद्रमा पर। देखिए चंद्रमा, पहले हम जान लें कि चंद्रमा वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एकमात्र आकाशीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा मून, इसका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चंद्रमा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी। ये सवाल कई बार आ चुका है, सेलेनोलॉजी विज्ञान क्या है? केवल और केवल चंद्रमा का विशिष्ट अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। एक बात, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। दो बातें हो गई, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। महत्वपूर्ण बात हो गई, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन में, 27 डे और 8 घंटे में। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि 27 दिन के बाद, 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण कर लेता है। 27 दिन के बाद एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या, इसीलिए साल भर में 3 दिन बचे महीने में, तो ये 3 दिन बचे, बातें 36, तो एक साल में 13 अमावस्याएं और 13 पूर्णिमाएं होती हैं। इसीलिए क्योंकि 27 डे में, 27 दिन में चंद्रमा स्वयं की परिक्रमा भी कर लेती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेती है। 27 नक्षत्र हैं, एक एक नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन में विचरण करता हुआ 27 दिन में पूरे 27 नक्षत्रों को कवर कर देता है। और केवल जो 8 घंटे वो एक अभिजीत मुहूर्त है, 27वां अभिजीत नक्षत्र का है, इसलिए 28वां नक्षत्र है वो, जो केवल और केवल 8 घंटे की ही अवधि वाला है। अब इतने समय में अपने अक्ष एक घूर्णन करता है। चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों अवधि एक समान है, 27 दिन का ये टाइम दोनों परिक्रमण करने का भी और परिभ्रमण करने का भी। इसी कारण चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है। अब एक और बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर, कि चंद्रमा में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पाया जाता है, यानी शांत सागर। और वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी माने बहुत ही डार्क एरिया है, वहां किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, बहुत ही अंधेरा। वो 41% है चंद्रमा का, और वो 41% भाग कभी भी नहीं दिखाई, चाहे पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा है, उसमें भी वो 41% भाग डिसअपियर है, गायब है, दिखाई नहीं देता है। केवल और केवल 59% भाग पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का सदैव दिखाई देता है। अब जो 21 जुलाई 1969 को पहली बार अपोलो सेकेंड नामक चंद्रयान में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन नाम के चंद्रयान यात्रियों ने, यानी अंतरिक्ष यात्रियों ने पदार्पण किया था उस पर, चंद्रमा की सतह पर। तो सबसे पहले सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर ही किया था। तो आपने सुना होगा कि जब वो चंद्रमा के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर उतरे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 को अपोलो सेकेंड में बैठ करके, तो वो आपस में एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पा रहे थे, तब उन्होंने सांकेतिक भाषा में एक दूसरे को बताया भूप्यास के लिए। तो वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है कि यहीं पर वो पहली बार उतरे थे, और यही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है जिसकी वजह से चंद्रमा का 59% भाग पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है और 41% भाग कभी भी नहीं दिखाई देता है। और सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 29.53 डे का है, और इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहते हैं। नक्षत्र समय की दृष्टि से चंद्रमा 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में लौट आता है। 27.5 दिन की अवधि को नक्षत्र मास, यानी 27 नक्षत्र हैं, तो 27 दिनों में एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा और एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या उपलब्ध आ जाती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, किंतु यह सूर्य, देखिए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है और पृथ्वी का परावर्तित प्रकाश चंद्रमा पर, तो ये परावर्तित प्रकाश से चंद्रमा चमकती है, जो कि पृथ्वी पर 1.28 मिनट, जो चंद्रमा से फिर पृथ्वी पर प्रकाश वापस लौट रहा है वो 1.28 मिनट में पहुंच जाता है।
चंद्रमा का व्यास 13,776 किलोमीटर का, जो पृथ्वी के व्यास है जो 12,754 किलोमीटर का है, वो उसका 1/4 व्यास है। यानी ये प्रश्न कई बार आया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, जबकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 पार्ट। और इस पे एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो 1/6 हम कह रहे हैं कि 1/6 जैसा हम 6 किलो वजन का, 6 किलो भार का किसी वस्तु को यहां से पृथ्वी से चंद्रमा पे ले गए तो वहां केवल 1 किलो भार उसका प्रतीत होगा। अब चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिग्नेटल्च है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर यानी ज्वालामुखी क्रेटर क्लेबियस तथा ग्रिमाल्डी है। चंद्रमा के रासायनिक संगठन में मुख्यतः सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम ये महत्वपूर्ण तथ्य। अब चंद्रमा पे हम थोड़ा सा स्पेशल इसके थोड़ा जान लें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तो ये है 3,82,200 किलोमीटर की है। इसका व्यास 3,475 किलोमीटर का है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1:8, सिर्फ 1:8 का जो रेशियो है वो 1:8 का 1:8 का रेशियो है। चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:6 का है। चंद्रमा की सतह पर अदृश्य भाग मैंने कहा क्या कि 41% गंभीर दिखाई देता है और 59% पूर्ण चंद्रमा को दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी अब हो गई कि जब वो निकटतम और अधिकतम, तो ये अधिकतम दूरी इतना यानी 4,06,000 किलोमीटर की है और 3,64,000 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी। तो ये संपूर्ण हमारा ब्रह्मांड का, कॉस्मोस का, उस ब्रह्मांड में हमने संपूर्ण तथ्यों पर, ब्रह्मांड की एक एक बिंदु पर हमने जाना। ब्रह्मांड के महाविस्फोट सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, उसके साम्य सिद्धांत, उसके अविरल सिद्धांत, उसके अलावा हमने निहारिका, आकाशगंगा, तारामंडल और भी नोवा, सुपरनोवा, कृष्ण विवर, चंद्रशेखर सीमा, बल्ज, क्वासर, ये तमाम एक एक बिंदु पर हमने आपसे चर्चा की, गहनता से अध्ययन किया। सौरमंडल पर हमने सूर्य और उसके सारे ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और चंद्रमा तक हमने विशिष्ट अध्ययन किया। इस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी आप अवश्य कमेंट में दीजिएगा और जो भी सवाल होगा कृपया आप जरूर पूछिएगा और बहुत गहनता से आप अध्ययन करिएगा। आईएएस यानी भारतीय सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवाओं, ग्रुप सी, एसएससी, ये सारे महत्वपूर्ण एग्जाम में इस सौर परिवार का, सौर मंडल का 1 या 2 प्रश्न अवश्य प्री में, मेंस में और इंटरव्यू तक भी 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछ जाते हैं। इसलिए बहुत गहनता से अध्ययन करें। तो आज का हमारा कार्यक्रम, इस सौर मंडल का, पूरे ब्रह्मांड का हमारे संपूर्ण कार्यक्रम समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम पृथ्वी पर, अब हम पृथ्वी पर प्रवेश करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के संदर्भ में, पृथ्वी में ज्वालामुखी, भूकंप, में सारी गतिविधियों पर हमारा टॉपिक स्पेशली पृथ्वी पर ही फोकस होगा। इसके बाद हम पृथ्वी का गहनता से अध्ययन करेंगे। आज के ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।